हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज मैं आपको सीटेट का जो 2019 में पेपर हुआ था ऑफलाइन, उसका फर्स्ट पेपर का मैथ का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो मैं आपको 15 क्वेश्चन जो आते हैं मैथ में थ्योरी के, उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो हमारे चैनल पर जितने भी 2011 से लेकर 2019 तक के ऑफलाइन पेपर हुए थे, उनका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। जिसमें से मैंने जो सेकंड पेपर है हमारा 2019 के ऑफलाइन का, वो मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं फर्स्ट पेपर को लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट पेपर के 15 क्वेश्चन मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारिता बतानी है कि बीकर में टोटल कितना पानी आएगा। देखिए, 3/7 भाग तक पानी है, 3/7 भाग तक पानी है। तो मैं कहूँ ये खाली कितना है। यदि 7 में से 3 भरा हुआ है तो खाली कितना है, 4/7। 4 खाली है, 7 में से 4 खाली है, 3 भरा हुआ था। तो इसमें कहा गया है कि उसमें जो अब 16 लीटर पानी आता है, हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए, 4 लीटर, मतलब 4 भाग पानी आना चाहिए। और उसमें दिया गया है कि 16 लीटर पानी आता है, मतलब 4 का मान 16 है। तो 1 का मान कितना हो जाता है, 4 से कटता है 4 बार। अब पूछा गया है कि धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल कितना पानी आएगा उसमें। तो टोटल का मतलब है 7 का मान ज्ञात करना है। तो 7 का मान 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 का मान आया था 4, तो 7 का मान हो जाएगा 28। 7 चौक 28। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अब देखो, अवरोही क्रम पता होना चाहिए आपको पहले तो अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम होता है कि जिसे हम घटते क्रम में लिखें, जैसे 5 4 3 2 1, इस प्रकार से घटाते हुए जाएं। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, हमें ऑप्शन में ही बताना है। 3.05, 3.005 और 3.5। आगे भी दिया गया, लेकिन हमें यहीं से ही पता चल जाएगा, हमें चेक करना है खाली ऑप्शन कौन सा सही है। अब देखिए, इसमें कहा गया था कि अवरोही क्रम में लिखनी है, लेकिन इसमें क्या दिया है, देखो अवरोही का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। लेकिन इसमें इस वाले से बड़ा तो यही है, 3.05 है, जबकि यह है 3.5। तो इस वाले से बड़ा तो यही है, जबकि इससे पहले, मतलब ये वाला हमारा इस वाले से पहले आता। क्योंकि जो अवरोही क्रम होता है वो घटते हुए क्रम को कहते हैं, मतलब इससे पहले सबसे पहले आता ये वाला, उसके बाद हम रखते इस वाले को। अगर इन तीनों में बात करें हम, तो ये आता सबसे पहले, उसके बाद ये आता, उसके बाद ये आता। तो ये हो जाता हमारा गलत। तो दूसरा ऑप्शन है उसके बाद 30.5, 3.50, 3.055 और 3.05, 3.005 और 0.355, ये दिए गए। इसे देखिए आप, अगर सही लिखा हुआ है तो देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा 30.5। तो इनमें अगर हम कहीं भी देखें तो सबसे बड़ी संख्या 30.5 ही है, क्योंकि ये 30.5 है, ये 3.5, ये 3 पॉइंट कुछ है, ये भी 3 पॉइंट कुछ है, ये भी 3 पॉइंट कुछ है, और ये पॉइंट से भी नीचे पहुंची, मतलब जीरो से भी नीचे, ओ 1 से भी नीचे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है 3.5, क्योंकि इससे बड़ी इनमें कोई सी भी संख्या नहीं है। तो अभी तो सही लिखा हुआ है ये। उसके बाद तीसरे नंबर पे यही आएगी, क्योंकि 3.055 है, 3.055 और ये 3.05। तो इस वाले से ये वाला बड़ा है। तो इसका मतलब है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे यही आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। तो प्रत्येक पैकेट का भार पूछा है कि कितना होगा। अब देखिए, इसमें दिया गया 5.3 किलोग्राम बादाम। तो बादाम दिया है 5.3 kg। उसके बाद किशमिश दी है, किशमिश किशमिश दी है 2100 ग्राम। अगर हम इसे किलोग्राम में बनाए तो ये बनेगा, 1000 से भाग करते हैं हम
ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 2.1 किलोग्राम। 1000 से जब भाग करेंगे इसमें तो 0.3 के बाद लग जाए 1 2 3 मतलब 2.1। उसके बाद दिया है कि 2.2 किलोग्राम काजू, तो काजू दिए 2.2 केजी और इन्हें मिला दिया गया सभी को। तो अब देखो टोटल कितना हो जाता है सामान। 5.3 ये था, 2.1 ये, 2.2 ये, तो 2 और 1 3 और 3 6, 2 और 2 4 और 5 9, 9.6 केजी, 9.6 केजी बन जाता है। और इसमें कहा गया है कि इस मिश्रण को बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट, तो 2 दर्जन पैकेट का मतलब होता है 24 पैकेट, 2 दर्जन पैकेट, तो इसका मतलब होता है 1 दर्जन में होते हैं 12 पैकेट, तो 2 दर्जन में हो जाएंगे 24 पैकेट। ठीक, तो पूछा गया कि एक पैकेट का भार कितना है, तो 24 से इसे भाग कर देंगे हम, तो वही हमारा भार आ जाएगा। तो 9.6 केजी को हम यदि 24 से भाग करें, अब देखो ये तो 24 तो बड़ा है, तो इसका मतलब है इसे हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो दिए गए ग्राम में दिए गए, तो इसे हम कर लेते हैं ग्राम में चेंज। तो ग्राम में करने के लिए हम 1000 से गुणा करते हैं, तो ये आ जाता हमारा 9600 ग्राम बटे में 24, 24 ये करता है 4 बार मतलब 400, तो आंसर आ जाता है 400 ग्राम। तो 400 ग्राम हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। इसमें कहा गया है कि मैं कौन सी संख्या हूं, मतलब संख्या पूछी है कि कौन सी हूं, और क्या कहा गया है कि मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। तो 2 अंकों की सम संख्या तो कितनी हो सकती है, 12 14 26 28, ये सब सम संख्या 2 अंकों की, और भी काफी सारी हैं। तो इस प्रकार से 2 अंकों की सम संख्या होती है। और कहा गया कि 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूं, मतलब 3 4 और 6 से कटने वाली संख्या वो, तो इसका मतलब है। और कहा गया है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, तो 3 4 और 6 से कौन सी संख्या कटती है इनमें से, देखो तो प्रत्येक संख्या कटेगी। 48 भी कटती है हमारी 3 4 6 से, 56 56 6 से नहीं कटती, तो एक तो 56 गलत हो जाता है इसमें, मतलब 56 तो होना का नहीं है, 24 हो सकती है, 36 हो सकती है और 48 हो सकती है, और सबकी सब क्या है, ये सम है। आगे कहा गया इनका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आगे देखो, 3 और 4 और 6 का 24 एलसीएम आता है, 24 एलसीएम आ जाता है। तो अगर हम पहचान करें कि यदि 24 है वो संख्या, तो देखो ये सम भी है, 3 4 6 से भी कटती है, 2 शर्तें पूरी हो जाती हैं, और कहा गया है कि इसके गुणनखंड 9 है, 9 इसके गुणनखंड निकलते हैं। तो अब इसके गुणनखंड करते हैं हम, गुणनखंड की मैंने आपको एक क्लास करवाई है, आप उसे देखना कि किस प्रकार करते हैं। तो देखो इसके जो गुणनखंड होते हैं 24 के, अगर मैं गुणनखंड करूं तो 2 से ये 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, और उसके बाद हो जाती है 3 से 1 बार। तो इसके आते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। और मैंने बताया था आपको गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, गुणनखंडों की संख्या निकलती है जितनी घात होती है उसमें एक जोड़ो, तो 3 प्लस 1 गुणा अगले वाले की जितनी घात है उसमें भी एक जोड़ो, 1 प्लस 1, तो ये हो जाती है 3 और 1 4, 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8। तो गुणनखंड आते हैं इसके कितने, 9 गुणनखंड, लेकिन इसके आते हैं 8 गुणनखंड, लेकिन इसमें दिया गया है कि 9 गुणनखंड आने चाहिए, तो ये तो हमारा हो जाता है गलत, तो 24 तो गलत हो जाता है। अब देखिए अब हम चेक करते हैं 48 को। अब देखिए कोई भी संख्या है, अगर अगर वो एक वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसके आते हैं समगुणनखंड, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है। ये आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, वरना कहाँ तक आप चेक करते रहोगे, 48 भी करना, 24 भी करना, 36 भी करना। तो आप एक बात याद रखना कि अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसके जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों की संख्या विषम होती है,
पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है, जबकि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसके गुणनखंडों की संख्या सम आती है। तो अब इसमें कितनी दी गई है, देखो इसमें दी गई है कि 9 गुणनखंड है, तो 9 का मतलब वो क्या है, विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है। तो विषम संख्या कब आती है, जब वो जो हमारी संख्या है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सी दिख रही है आपको, 48 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 56 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 24 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 36 पूर्ण वर्ग है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाता है 36। तो 36 हमारा आंसर हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आशा घर के खर्च में कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, बुधवार को 100 और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है तथा रविवार को इनमें से 60 रुपए खर्च कर देती है। उसे 5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ते बचत करनी होगी। अब देखो इसमें कहा गया है कि वो सोमवार को कितने बचाती है, एक हफ्ते में सोमवार को 50 रुपए बचाती है, उसके बाद बुध को बचाती है वो 100 रुपए, और शुक्र को बचाती है वो 80 रुपए, और रविवार को खर्च कर देती है। इनमें से रविवार को कितने खर्च कर देती है, 60 रुपए खर्च कर देती है। तो ये घटा देंगे हम, 60 रुपए खर्च कर देती है, जबकि इतने रुपए वो जोड़ रही थी। तो 50 और 100 150, और 150 और 80 कितने हो जाते हैं, 150 और 80 230। तो 230 वो एक हफ्ते में बचाती है, लेकिन उसमें से 60 रुपए खर्च भी कर देती है। तो 230 में से 60 रुपए खर्च करने के बाद कितने बचते हैं उसके पास एक हफ्ते में, 170 रुपए। तो 170 रुपए वो एक सप्ताह में बचाती है, एक सप्ताह में 170 रुपए बचा रही है वो। और कहा गया है कि उसे फोन खरीदना 5,950 रुपए का। तो 5,950 रुपए का फोन खरीदने के लिए उसे कितने सप्ते लगेंगे। अब देखो 5,950 रुपए हैं, और एक हफ्ते में कितने बचाती है, 170 रुपए। तो कितने हफ्तों में इतने बचा लेगी वो, एक जीरो से कैंसिल हो जाता है, और 17 से कितनी बारी, 17 तिया 51, 51 और 85, 17 पंजे 85। तो मतलब 35 हफ्ते उसे लगेंगे फोन खरीदने के लिए। इसमें दिया था कि वो सोमवार को 50 बजाती है, बुध को 100 और शुक्र को 80, रविवार को 60 खर्च कर देती है। तो ये हमने ये तीनों तो जोड़ दिए, उसके बाद 60 को घटा दिया, तो बचते हैं 170 रुपए उसके एक सप्ते में। और पूछा है कि कितने सप्ताह में वो मोबाइल फोन खरीद लेगी। यदि इसमें दिया गया है कि वो जो फोन है हमारा वो 5,950 रुपए का है, तो 170 से भाग करते हैं तो आते हैं 35 सप्ताह। तो 35 सप्ताह में वो मोबाइल फोन खरीद लेगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 1,1,0,1,1 का बेस जो है वो 2 है, मतलब ये बाइनरी संख्या में दी गई है, और हमें निकालना दशमलव संख्या में। दशमलव संख्या में इसका मान क्या होगा। तो देखो अगर बाइनरी संख्या में दिया होता और उसे दशमलव में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम, 1,1,0,1,1 इसमें करते हैं हम, पहले वाली में करते हैं 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, तो हो जाता है 1 गुणा 2 की पावर 0। ऐसी फिर प्लस जोड़ते चले जाते हैं। अब उसके बाद एक तारते हैं गुणा 2 की पावर, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 प्लस, अब आ जाता है 0 गुणा 2 की पावर कितनी, 1 थी 2, मतलब इधर को बढ़ती चली जाती है ये, प्लस 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, प्लस 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से। इस वाले की यहाँ मल्टीप्लाई होती, इस वाले की यहाँ पर मल्टीप्लाई होती, और 0 की यहाँ पर, 1 की यहाँ पर और 1 की यहाँ पर। अब देखिए कितना आ जाता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 16 ही का ना 16, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो 8 ही का ना 8, प्लस 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 0 ही, प्लस 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, तो 2 ही का ना 2, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, जिसकी पावर 0 उसका मान 1 होता है। यहाँ पर 2 होता, 3 होता, 5 होता, कुछ भी होता, अगर उसकी पावर 0 हो तो आंसर 1 आता।
तो 1 हो जाता है। 1 की पावर मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो आंसर आता है 1। ये कितने होते हैं? 16 और 8 24, 24 2 26 और 1 27। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है 27। 27 हमारा आंसर हो जाता है। 16 8 24 2 26 1 27। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहा गया है कि एक वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब भुजा दी है वर्ग की 10 सेंटीमीटर। आपको पता है वर्ग किस रूप में होता है? एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि इसमें दिया गया है जो भुजा है वर्ग की वो कितने सेंटीमीटर है? 10। और जो वर्ग होता है उसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, तो 10 की है, 10 की है, 10 की है, 10 की है। और परिमाप किसे कहते हैं? देखिए किसी भी चीज का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसकी जितनी भी भुजाओं उन्हें सब माप दो, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ये हो जाते हैं 40। मतलब एक भुजा थी 10 की, तो भुजा टोटल कितनी होती है वर्ग में? 4, तो 10 चौक 40। तो ये तो मैंने आपको करके दिखाया, वरना क्या करते हैं हम? 10 गुणा 4 40। अब देखिए ये तो तब था जब भुजा उसकी 10 थी, अब भुजा को क्या कर दिया? 2 गुना, मतलब अब जो है भुजा कितनी हो जाती है? वो 20। 2 गुना कर दिया मतलब 2 गुणा 10, भुजा हो जाती है उसकी 20। तो परिमाप कितना हो जाएगा? एक भुजा 20 की है तो चारों भुजा कितनी की हो जाएंगी? 80 की। तो 4 गुणा 20 परिमाप होता है भुजाओं का सबका योग, मतलब 4 गुणा 20 80। पहले कितना था? 40, अब कितना हो गया? 80। तो पहले से कितना बढ़ा? पहले से दुगना हो गया, ये 40 था 80 हो गया, दुगना हो जाता। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा आंसर है हमारा 2 गुना। तो 2 गुना आंसर हो जाता है इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो एक्स इसका आंसर हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जो एक्स है हमारा, इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों रेखाएं होती हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सममित रेखाएं होती हैं, तो इसका आंसर हो जाता है एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 72 गुणा 28, 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4, और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया। कहा गया है कि रिक्त स्थानों की संख्या क्या है? ये 7 का गुणज है, जो यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी? तो पहला ऑप्शन मतलब पहला दिया गया है इसमें कि 7 का गुणज है। दूसरा दिया गया है कि एक अभाज्य संख्या है। तीसरा दिया गया है इसमें कि 10 से कम है। चौथा दिया गया है इसमें एक सम संख्या है। और पांचवा दिया गया है इसमें कि 56 का गुणनखंड है। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या संख्या है, तो हम मान लेंगे एक्स संख्या थी वो। इससे काटते हम 36 से, ये 2 बार कटता है, 36 दूनी 72, और 4 से ये 7 बार, 7 चौक 28। तो आंसर कितना आ जाता है? 7 दूनी 14। तो एक्स का मान आ जाता है 14। तो अब 14 की खासियत देखो, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये 7 का गुणज है, सही बात है गुणज है, क्योंकि 7 से भाग जाती है 14 में। एक अभाज्य संख्या है तो ये गलत है, 14 एक अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। 10 से कम है, ये भी गलत है, ये 10 से अधिक है। एक सम संख्या है तो ये सही है, 14 एक सम संख्या है। 56 का गुणनखंड है, तो हाँ 56 का गुणनखंड है, क्योंकि 56 में भाग जाती है 14 की, 14 चौका 56, तो 56 का एक गुणनखंड है। तो कौन सा आंसर हो जाता है? ए, और उसके बाद जो हमारा ये डी है, ए डी और ई, ए डी ई, ए डी कौन सा आंसर है? चौथा। तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, ये पूछा गया है। तो चतुर्थांश का मतलब होता है उसे 1/4 से भाग कर देना। जब आप 18 सही 3/4 को
1/4 से भाग करते हैं तो आंसर बताना है कि कितना आता है, ये कहा गया। तो देखो इसे पहले तो संयुक्त भिन्न से हम सरल भिन्न में बदल देते हैं। 18 चौक 72 और 3 75/4 आ जाती है ये। अब पूछा है कि कितने चतुर्थांश होंगे, तो चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए 1/4 से भाग करते हैं। तो 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाता है और आंसर आ जाता है 75। एक की जब मल्टीप्लाई हो तो एक से भाग और करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 75 ही आएगा। तो 75 आंसर आ जाता है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। आधे छात्र का मतलब है 1/2 बैडमिंटन खेलते हैं। 1/2 बैडमिंटन खेलते हैं और 1/4 छात्र वॉलीबॉल वॉलीबॉल और 1/8 टेनिस खेलते हैं। 1/16 शतरंज खेलते हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो तैराकी हैं। अब आगे कहा गया है यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं, 1/4। मतलब 1/4 का मान दिया गया 160 और पूछा किसका है, तो पूछा है कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी है, देखो 1/16। जो शतरंज खेलते हैं वो 1/16 खेलते हैं। 1/4 का मान 160 दिया, पूछा है कि 1/16 का मान कितना होगा। अब देखो अगर मैं 1/4 से और मल्टीप्लाई कर दूं या कह दूं कि 4 से भाग कर दो इसे सीधी सीधी, अगर 4 से और कर दूं नीचे भाग तो इसमें भी 4 से भाग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1/16 और 1/16 का ही मान हमसे पूछा है। भाई 4 से मैंने इसमें क्या करी, भाग और कर दी इस वाली संख्या में, तो 4 से इधर भी भाग करनी पड़ेगी। तो ये आंसर कितना हो जाता है 40। 4 चौक 16, क्योंकि उसमें इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वरना तो आपको टाइम कम पड़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। 1/4 का मान दिया था कितना, 160। पूछा था कि 1/16 का मान कितना होगा। तो 4 से और हमने क्या कर दी, भाग कर दी इसमें, तो इधर भी भाग करनी पड़ती है। 160 में जब 4 से भाग करते हैं तो आंसर आता है 40। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं कि 20 किलोग्राम जो पत्र है, पहले तो पत्र का भार दिया गया है कि 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपए लिए जाएंगे और प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपए लिए जाएंगे। और आगे कहा गया, ये तो था पत्र का भार, अब आगे दिया गया पार्सल का भार कि 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए लिए जाएंगे। तो इसमें दिया गया कि दीपा 2 पार्सल क्रम से 250 ग्राम और 300 ग्राम, देखो 2 पार्सल हैं, दो पार्सल 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम, इतने इतने के पार्सल है वो। और 2 पत्र हैं, ये कितने कितने ग्राम के हैं, एक तो है 20 ग्राम का पत्र और एक है 35 ग्राम का पत्र। एक 20 ग्राम का और एक 35 ग्राम का पत्र है। और इसमें दिया गया था कि 20 ग्राम या उससे कम जो पत्र है वो 20 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपए लिए जाएंगे। तो इसके लिए क्योंकि ये 20 ग्राम है तो इसके लिए लिए जाएंगे 5 रुपए। 5 रुपये हो जाते हैं, हमें सबके रुपए बताने गिनकर कितने हो जाएंगे। प्लस इसके कितने हो जाएंगे, देखो अब मैं इसे बांटूं अगर, तो 20 प्लस 15 में बांट सकता हूं इसे। तो 20 ग्राम के लिए कितने लिए जाएंगे, देखो अगर मैं इसे बांटूं तो इसमें क्या आ गया 20 ग्राम या उससे कम, तो इसे मैंने 20 और 15 में बांट लिया। तो 15 जो है, ये 15 के लिए जाएंगे कितने, 5 रुपए। 20 ग्राम से कम है तो 5 रुपए लिए जाएंगे, तो 20 ग्राम से कम ही है 15, तो 5 रुपए यहाँ लिए जाएंगे। और ये क्या है, अब अधिक में रह गया, कितना अधिक है 20, तो इसके लिए कितने 2 रुपए। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपए लिए जाएंगे।
तो 2 रुपये यहाँ और 5 रुपये यहाँ, मतलब 35 ग्राम के लिए लिए जाएंगे 7 रुपये टोटल। 7 रुपये टोटल लिए जाएंगे, क्योंकि 15 ग्राम के लिए 5 रुपये और 20 ग्राम के लिए 2 रुपये। ये मैंने इसे तोड़ लिया, तो 7 रुपये यहाँ लिए गए, 5 रुपये यहाँ लिए गए। तो टोटल अगर पत्र की बात करें, दोनों पत्रों से कितने रुपए लिए गए? 12 रुपये। ये तो हो जाते हैं पत्रों से। अब बात करें पार्सल से, देखो पार्सल से कितने लिए जाएंगे। पार्सल से 50 रुपये या उससे कम के लिए 5 रुपये लिए जा रहे हैं, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 50 और प्लस 200। 200 और 50 कितने हो जाते हैं? 250 ग्राम। तो इस 50 के लिए कितने लिए जाएंगे? 5 रुपये लिए जाएंगे। और इन 200 के लिए कितने लिए जाएंगे? देखो अब ये 50 ग्राम के अतिरिक्त के लिए जा रहे थे 3 रुपये। 3 रुपये लिए जा रहे थे 50 ग्राम। तो 50-50 के कितने टुकड़े बनेंगे? देखो 4। अगर हम 50-50 के टुकड़े बनाए इसके, तो 4 टुकड़े बन जाएंगे हमारे। 50 चौक 200। तो इसका मतलब है कि एक टुकड़े के लिए 3 रुपये लिए जा रहे हैं, तो 4 टुकड़े के लिए लिए जाएंगे 12 रुपये। तो पहले पार्सल के लिए मतलब जो 250 ग्राम का 250 ग्राम का, तो उसके लिए ले जाएंगे 12×5 17 रुपये। प्लस दूसरे पार्सल के लिए, दूसरा पार्सल कितने का है? तो ये 300 ग्राम का। तो 300 ग्राम को भी हम तोड़ लेंगे 50 और 250 में। 50, तो इसके लिए कितने लिए जाएंगे? 5 रुपये। प्लस 250 जो बचे, तो 250 50-50 के कितने टुकड़े बनेंगे? 5 टुकड़े। और एक टुकड़े के हैं 3 रुपये, तो 5 टुकड़ों के 15 रुपये, तो 15 यहाँ से आ जाते हैं। तो टोटल यहाँ से कितने आ जाते हैं दूसरे पार्सल से? 15×5 20 रुपये। तो दोनों पार्सलों से कितने आ जाएंगे? 20 और 17 कितने हो जाते हैं? 37 रुपये। तो दोनों पार्सलों से 37 रुपये और दोनों पत्रों से 12 रुपये, तो 12 और 37 कितने हो जाते हैं? 49 रुपये। तो टोटल जो रुपये बनकर आते हैं वो आते हैं 49 रुपये, 49 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो जाता है 49 रुपये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी? अब देखो अगर मैं कहा जाऊं कहूं आपसे कि एक 5 है, एक 4 है, एक 3 है और एक 8 है, इन चारों अंकों से आपको जोड़कर लिखने हैं, मतलब एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये जोड़ देने। तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आप क्या बना सकते हो? तो बड़ी से बड़ी संख्या कब बनेगी? जब सबसे बड़ी संख्या इधर होगी, क्योंकि दाईं पर बड़ी होनी चाहिए, तभी संख्या क्या बनेगी? वो बड़ी बनेगी। तो अगर मैं सबसे पहले 8 यहाँ लिख दूं, चाहे तो यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, क्योंकि जुड़ने के बाद चाहे ऊपर वाले को इसमें जोड़ दो चाहे नीचे वाले को इसमें जोड़ दो, बराबर आंसर आना। और उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 5, तो दाएं के अंकों पर लेने हमें बड़ी से बड़ी संख्या, उसके बाद जो बची है उससे कम वाले अंकों पर लो। तो 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर ले लो, तो बड़ी से बड़ी आएगी। तो ऐसे ही इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 6 अंक दिए गए हैं आपको, और उनसे आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है योग करके। तो क्या बनेगी? देखो ये 3 दिए गए, 3-3 करके दिए गए हैं, 2 है, 3 है और 4 है, 6, 7, 8। तो मैंने अभी बताया आपसे कि बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ रखनी है? सबसे इधर। तो आप यहाँ पर 7 लिख लो और यहाँ पर 8 लिख लो, या 8 यहाँ पर लिख लो, 7 यहाँ पर लिख लो, आंसर हो जाना। और उसके बाद उससे थोड़ी छोटी इस वाले में लिखनी है, तो इससे थोड़ी छोटी क्या है? 6 है और 4 है, उससे और छोटी यहाँ पर लिख देनी है। तो अब देखो इन्हें जोड़ो, 3 और 2 5 आते हैं, 6 और 4 10 का 0, 8 7 15 1 16। तो 1605 जो संख्या है वो हमारा आंसर हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या 1605 ही आएगी ना जोड़ने पर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नई दिल्ली से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणियों को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें दिया गया एक तरफ स्टेशन दिए गए और बीच में दिया है आगमन और फिर प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब है कि यहाँ से हमारी गाड़ी कब निकलेगी, और एक होता आगमन मतलब कब आएगी। तो इसमें दिया गया है कि नई दिल्ली से कब प्रस्थान करेगी, मतलब कब जाएगी। तो नई दिल्ली से है प्रस्थान करने का समय 15:55। अब देखिए 15 क्या होता है आप जानते होंगे,
यदि दोपहर के 1 बज जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम 13, 2 बज जाते हैं 14, 3 बज जाते हैं तो 15 बोलते हैं। और सुबह वालों के लिए बोलते हैं हम 1 2 3 4 करके। ये अगर हम 24 मानकर चलें, घड़ी का जो टाइम है उसे 24 मानकर चलेंगे तो इस प्रकार से दर्शाते हैं हम उन्हें, 15 16 17 ऐसे करके। और उसके बाद दिया है कि भोपाल, भोपाल का 23 55, ये तो करती है इतने आगमन। और यहाँ पे प्रस्थान मतलब कब यहाँ से निकलती है, 23:55 पर आती है और निकल जाती है हमारी 12:05 पर हमारे निकल जाती है ये। उसके बाद है नागपुर, नागपुर ये है 5:25 पर, 5:25 पर आती है और निकलती कब है, 5:35 पर। उसके बाद है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा ये कब आती है, 14:15 पर आती है और 14:30 पर निकल जाती है। अब हम बात करें चेन्नई, तो चेन्नई आती है 20:45 पर और निकलती है यहाँ से कितने, निकलने का कोई समय नहीं दिया है, जैसे यहाँ पर आने का समय नहीं दिया। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, इसमें ऑप्शन बताने आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब पहला दिया है कि भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट है। तब देखिए भोपाल कहाँ है, भोपाल यहाँ पर है, तो भोपाल से और कहाँ तक का, विजयवाड़ा तक का। अब देखो इतने बजे निकली यहाँ से और विजयवाड़ा कितने बजे पहुंच रही है, 14:15 पर, 14:15 पर पहुंच रही है और निकली कितनी है, 0:05 पर। तो इसमें से अगर इसे घटाएंगे तो वो हमारा टाइम निकल कर आएगा। तो 14:15 में से 0:05 घटाते हैं हम, कितना आता है, 15 में से 5 10 और ये 14, तो 14 घंटे 10 मिनट आते हैं, जबकि इसमें कितने दिए गए हैं, 13 घंटे 10 मिनट। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट है। अब नागपुर से निकालो आप, नागपुर से और कहाँ तक का, चेन्नई का। तो नागपुर ये है और चेन्नई ये है। तो नागपुर से कितने बजे चली वो, 5:35 पर चली और 20:45 पर पहुंच गई। तो 20:45 में से 5:35 घटाओगे तो आंसर निकल कर आएगा, ये 5 में से 5 0, 4 में से 3 1 और 20 में से 5 15, 15 बजकर मतलब 15 घंटे 10 मिनट। इसमें कितना दिया है, 15 घंटे 10 मिनट ही दिया गया। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर सही हो जाता है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। तो यह था यात्राओं का समय निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जहां से स्टार्ट करी और जहां तक जा रही है उन दोनों का गैप लेते हैं कि कितना होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन। अब क्योंकि 15 क्वेश्चन ही मैंने आपको कराने हैं ये हमें। तो लास्ट क्वेश्चन है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। अब देखो 50 था और इसमें से एक हमने जोड़ी, मान लो कुछ भी जोड़ी, 5 6 7 8 कुछ भी मान लो, सपोज करो 5 जोड़ी होगी, कुछ भी जोड़ दी, x जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो, तो ये कितनी हो जाएगी, 55। और उसके बाद क्या आ गया कि 50 में से उतनी ही संख्या घटा दी हमने, तो कितनी घटाई होगी, 5 ही घटाई होगी, तो ये कितनी हो जाती है, 45। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 45 और 55 100। तो 100 हमारा आंसर हो जाता। यहाँ पर आप 5 की जगह कुछ भी जोड़ लोगे, आंसर वही आना है। अगर आप 10 जोड़ते हो, 10 ही घटाते हो, तब भी आंसर वही आना है। 50 और 10 60 हो जाएंगे और 50 में से 10 घटाते हैं तो 40 आता है, और 40 और 60 100। तो आप कुछ भी संख्या घटाओ या कुछ भी जोड़ो, आंसर वही आना 100 ही। तो आज के लिए हमने 15 क्वेश्चन कराए आपको। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।